कोरोना को लेकर कांग्रेस के केंद्र सरकार पर हमला। कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा चुनाव जीवीपीएम की वजह से हुई ऐसी हालत। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देख पप्पू यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार पर साधा निशाना, सरकारी अस्पतालों को आर्मी के हवाले करने की करी मांग। और कटिहार में मानवता हुई शर्मसार, कोरोना से मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए स्वास्थ्यकर्मी ने मांगी मोटी रकम, पैसे नहीं देने पर शव को बेदर्दी से घसीटा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 3 दिनों से लगातार सूबे में 12,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में कोरोना से त्राहिमाम के बीच सीएम नीतीश कुमार आज उच्च स्तरीय बैठक करने के लिए यहां पर राजी हुए। साथ ही सीएम ने यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। बैठक में ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर टेस्टिंग को बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने बैठक के माध्यम से लोगों से सतर्क रहने की अपील की। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, हाई लेवल मीटिंग खत्म हो चुकी है सीएम नीतीश की, क्या कुछ फैसले हुए हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है इस पूरी बैठक में? देखिए कंचन, मुख्यमंत्री पहली बार आज पूरे कोरोना काल में सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं। उन्होंने 45 मिनट के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काफी कुछ दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की, वहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की और अब बोलते हैं ना कि क्विक एक्शन। मुख्यमंत्री पहली बार क्विक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा है और कोई भी मरीज ऑक्सीजन के बिना दम नहीं तोड़ेगा। ऑक्सीजन चाहे जैसे भी हो वो मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा दवा की व्यवस्था की जाएगी। अहमदाबाद से 14,000 जो दवा है वो विमान से चल चुकी है। मतलब इन तमाम चीजों पर अब खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपको अभी ताजा अपडेट दे दें, लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज की। मुख्यमंत्री अब सड़कों पर निकल चुके हैं, यानी कि पहली बार कोविड के इस घड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं और सड़क के जरिए वो तमाम इलाकों का अब चयन करेंगे जहां पर नए बेड बनाने की बात हो सकती है। मेदांता को लेकर के पहले से ही 500 बेड के अस्पताल बनाने की बात कही जा रही थी, जिसको लेकर के अब जो अमली जामा है वो पहनाते हुए दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री तमाम काफिलों को छोड़कर वो निकले हैं और इसके अलावा उन्होंने राजधानी पटना के डाकबंगला होते हुए, दिनकर चौराहा होते हुए वो जो स्पोर्ट्स क्लब है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स क्लब, वहां का मुआयना कर रहे हैं, मेदांता का मुआयना कर रहे हैं। और इसके अलावा उनकी नजर मोनोइल हॉक स्टेडियम पर भी है, जहां पर यदि और भी परिस्थितियां बिगड़ती है तो वहां भी किस तरीके से उसको एक अस्पताल का रूप दिया जाए। गौतम, जिस तरीके से इस पूरी चर्चा से एक उम्मीद लगाई जा रही थी, इस बैठक से एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से बिहार में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन भी लग सकता है। क्या लॉकडाउन को लेकर कोई चर्चा हुई इस पूरी बैठक में? देखिए, पूर्ण लॉकडाउन को लेकर अभी संशय की स्थिति है और अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। लिहाजा ये जरूर है कि मुख्यमंत्री का तेवर और जो कहते हैं ना एक्शन, वो देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पहली बार इतना ज्यादा इनिशिएट होकर के किसी बात को फोकस कर रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री का अभी एक इंजीनियरिंग अंदाज, जिसको बोलते हैं इंजीनियरिंग अंदाज, क्योंकि मुख्यमंत्री पेशे से जो पढ़ाई की है उन्होंने वो इंजीनियरिंग की रही है, तो तमाम चीजों को वो अब अपने इस इंजीनियरिंग चश्मे से भी देख रहे हैं कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। बिहार को अब पैनिक होने नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब मरीजों के लिए अच्छी बात है, उनके परिजनों के लिए अच्छी बात है कि तमाम छोटी से बड़ी चीजों के लिए खुद अब मुख्यमंत्री पहल करके दिख रहे हैं। वो सड़क पर उतर गए हैं और उन्होंने लगभग सभी स्वास्थ्य की जो सेवाएं चल रही है उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यानी कि आज जो ये अंदाज है उनका बदला से दिख रहा है और लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा निर्णय हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो पुराने गाइडलाइंस है उसी गाइडलाइन के मुताबिक जो नाइट कर्फ्यू है वो नाइट कर्फ्यू ही रहेगा।
लेकिन जो आने वाले दिनों के जो हालात हो सकते हैं उसके पहले मुख्यमंत्री कुछ बड़ी चीजों का ऐलान कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, जैसे कोविड को लेकर के मेदांता में 500 बेड की कैसे मुकम्मल व्यवस्थाएं की जाए, वहां पर ऑक्सीजन के साथ साथ वेंटिलेटर की कैसे व्यवस्था की जाए, जो दवाइयां हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है उस दवाई को किस तरीके से पहले मुहैया कराया जाए। तो 14,000 के करीब जो दवाई है वो अहमदाबाद से चल चुकी, मतलब अब छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तमाम चीजों को लेकर के अब खुद मुख्यमंत्री एक्शन में है। और जहां भी कहीं भी रिक्तियां है, जहां पोस्ट खाली है, या अगर 90% से ज्यादा संक्रमण डॉक्टरों को होता है तो उनकी एवज में अब क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए, इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री काफी एक्टिव है। लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने इस एक्टिव अंदाज में जो आम लोग हैं उनको भी उनसे गुजारिश की है कि इस बिल्कुल लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में कोरोना से स्थिति काफी ज्यादा विकट हो गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों की बात करें तो सरकारी और निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन और दवाओं को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। कोरोना को लेकर पप्पू यादव ने एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर सही आंकड़े नहीं देने को लेकर निशाना साधा, साथ ही सरकारी अस्पतालों को आर्मी के हवाले करने की मांग की। बता दें कि जाप प्रमुख पप्पू यादव लगातार कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जानने के साथ ही डॉक्टरों को भी कई जरूरी दिशा निर्देश वो देते हुए नजर आ रहे हैं। करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है नीतीश जी से, आप और सुशील मोदी में नोरा कुश्ती का खेल चल रहा है। डेक्सामेथासोन दवाई चलेगी जिसका हल्ला हो रहा है, जो दवाई क्या नाम है, रेमडेसिविर दवाई, वो कंप्लीट खत्म हो गई। डेक्सामेथासोन ये चलेगी और रैपिड एंटीजन किट से जांच होगा, लेकिन ऑर्डर उनका निकल गया है एम्स का। उसके बावजूद भी भारत के डॉक्टर उस दवाई को लिखते हैं रेमडेसिविर। तो बिहार सहित पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। इस पर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। बिहार में एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया और पीएम मोदी को चुनाव जीवी और भाषण जीवी करार दिया। भाषण जीवी और चुनाव जीवी होने के कारण पूरा भारत कोरोना का कहर झेल रहा है। अब तो हॉस्पिटल में बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन तो दूर की बात रही, अब तो देश के लोग त्राहिमाम करके श्मशान में और कब्रिस्तान में जगह मांग रहे हैं। क्योंकि कब्रिस्तान और श्मशान में, खासकर श्मशान में, पटना जैसे शहर में 24 घंटा परिजनों को अपना लाश जलाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अब तो पूरे भारत का एक हाल हो गया है। पहले राम राम लोग कहता था, अब राम नाम सत्य है, सबको यही गत है। राम नाम सत्य है, संपूर्ण भारत का यही गत है। चलिए अब बात कर लेते हैं जामताड़ा की। जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने विधायक फंड से 25 लाख रुपए जिला प्रशासन को देने की बात कही है। विधायक ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड अस्पताल के जरूरी उपकरण सहित जरूरी दवाइयों के लिए उपायुक्त जामताड़ा को पत्र सौंपकर इसकी जानकारी दी। वहीं इरफान अंसारी ने दुमका सांसद सुनील सोरेन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कोरोना काल में राजनीति करना बंद कर दें। अभी मैं जामताड़ा जिला प्रशासन को 25 लाख रुपए में दे के आ रहा हूँ।
ताकि जिस प्रकार कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले लिया है, लोगों की जान जा रही है, लोग दहशत में हैं, इसको देखते हुए मैंने राशि मुहैया करा दिया है और मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि मुस्तैदी से आप काम कीजिए। इरफान अंसारी दिन रात आप लोगों के लिए लगा हुआ है और जो भी राशि लगे आपको, नहीं जहाँ लाइफ सेविंग मेडिसिन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सिलेंडर की आवश्यकता है, आप लोग मुझे बताइए। मैं आज सेक्रेटरी से मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा कि स्पेशल पैकेज जामतड़ा को दिया जाए। रेमडेसिविर मेडिसिन नहीं मिल रहा है, मात्र 12 पीस जामतड़ा को मिला, उसके बाद नहीं मिला। इसकी व्यवस्था मैंने सेक्रेटरी को कहा कि तुरंत आप कराइए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं अपने जामतड़ा जिलावासी को कहना चाहता हूँ, आप लोग पैनिक मत होइए। इरफान अंसारी आपके साथ लगा हुआ है, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। इस कोरोना काल में जहां सभी को साथ खड़े होकर कोरोना को मात देने का प्रयास करना चाहिए, वहीं कुछ लोग आपदा को अवसर बनाने में जुटे हुए हैं। मामला कटिहार का है, जहां स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से मौत के बाद शव का अंतिम संस्कार कराने मोटी रकम मांगते हुए नजर आ रहे हैं और पैसे नहीं देने पर शव को बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। मजबूरन परिजन खुद ही शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार रिटायर्ड प्रोफेसर यहां पर एयरफोर्स कर्मी के शव को उनके परिजन घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वहीं प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए जा रहे अमानवीय कार्य पर कुछ भी कहने से यहां बचते नजर आ रहे हैं। बॉडी डेथ किया है यहाँ पर इमरजेंसी में। क्या कोरोना से पॉजिटिव। और उसे जब उसे यहाँ से ले जाने का बात हुआ तो हाँ, जिस समय डेथ किया पेशेंट को ले जाने के क्रम में जो है कि कोई भी आदमी नहीं आया उसके बाद मैंने उसके परिजन को तैयार किया, किसी तरह बोल करके उसके परिजन को तैयार किया। परिजन को तैयार करने के बाद डीएस, मेरी जो हमारे डीएस हैं, वो हमें बोलते हैं कि तुम अगर नहीं जाओगे तो तुझे मैं गोली मरवा दूंगा या तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। इस तरह का स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको? हाँ, हमको। ये बाइट इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निरंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निरंजन, अंतिम संस्कार के लिए मोटी रकम मांगी जाती है और जब रकम देने से इनकार कर दिया जाता है तो परिजन खुद ही अपने उस शव को घसीट कर ले जाते हैं। मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर है। निरंजन जी, मैं बताते चलूं कि कटिहार में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो का ये मायने है, उसके परिजन ये बताते हैं कि जब संस्कार के लिए वो जाते हैं और यानी हॉस्पिटल से जब निकलते हैं तो उस समय उनसे एक रकम की मांग की जाती है और नहीं ऐसा होने पे रास्ते में छोड़ दिया जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख रही होंगी कि किस तरीके से उस लाश को ड्राइवर और उसके परिजन घसीटते हुए वो गड्ढे तक ले गए। सबसे बड़ी बात है कि वो एक देश के जवान थे और कोरोना से उनकी मौत हुई थी। ऐसे स्थिति में उनके साथ इस तरह का वाकया पेश आना ये खुद में शर्मसार करता है। जी कंचन, वाकई जो तस्वीर निरंजन सामने आई है वो तस्वीर देखकर मानवता को शर्मसार तो एक तरफ किया ही जा रहा है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा यकीन अगर लोगों को किसी पर है तो वो है स्वास्थ्य विभाग पूरा। अगर ऐसे में ये तस्वीरें सामने आएंगी तो लाजमी सी बात है कई सवाल यहाँ स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े होंगे। मैं बताते चलूं कंचन के स्वास्थ्य विभाग का सिर्फ एक ही काम है कि लोग आए और लोग जाएं। ऐसा ये देखने से ये लगता है, जो अभी जो वीडियो के विषय में जो हमने बात करी और ये आप साफ देख रही होंगी या पूरा नेटवर्क ये देख रहा होगा कि किस तरीके से मानवता को शर्मसार कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग खुद में एक ये कहते हुए पल्ला झाड़ लेता है कि ऐसे कई सारे केसेस आते हैं, कई ऐसे आते हैं, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि उस ड्राइवर का जो अपनी आत्मवाणी, वो जो अपने जो बताता है, वो खुद में एक बड़ी बात है कि वो खुद ड्राइवर, एम्बुलेंस का ड्राइवर अमर ने जो बताया जी, वो बड़ा ही जहन को दुख देता है कि वो खुद ही एम्बुलेंस लेके जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर बलिया से आपको दिखाते चले। बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान मारपीट हो गई है। तो फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर बलिया से। इस वक्त की बड़ी खबर, फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट। सदर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव का पूरा मामला। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी खबर। तो पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान मारपीट हो गई है बलिया से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव का पूरा मामला, जहां पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। फर्जी वोटिंग को लेकर यह मारपीट हुई। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्व प्रधान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। साथ ही आपको बताते चले कि फर्जी वोटिंग को लेकर यहां लगातार नजर रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी फर्जी वोटिंग का यह मामला सामने आया है, जहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर मारपीट तक हो गई। पुलिस ने पूर्व प्रधान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दरियापुर में कोविड का L3 अस्पताल सोमवार से शुरू होगा। आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद राजवंशी ने फीता काट कर इस अस्पताल का शुभारंभ किया। इस कोविड अस्पताल में 50 बेड है। रायबरेली में लेवल 3 का ये कोविड अस्पताल खुल जाने से कोरोना के गंभीर रोगियों का इलाज यहां पर शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए यहां पर हॉस्पिटल से रेफर करना लोगों को जरूरी है। अब कोरोना के गंभीर मरीजों को यहीं पर सुविधाएं मिलेंगी। इसमें 38 ऑक्सीजन बेड हैं और 12 ICU के बेड हैं। इसमें हम डायरेक्ट किसी को नहीं लेंगे। जो भी लोग आएंगे वो जिला अस्पताल के CMO से रेफरल करा के आएंगे और तब हम उन्हें लेंगे। हमारे पास हर एक तरीके के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। एनेस्थेटिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जीवनदायिनी साबित हो रहा है। एक तरफ जहां सूबे में बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं जमुई जिला प्रशासन के द्वारा गिद्धौर प्रखंड के महुली स्थित पारा मेडिकल स्कूल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भेजे गए ऑक्सीजन के 80% सिलेंडर में लीकेज है। कोविड केयर सेंटर में भेजे गए जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सकती है, खराब व्यवस्था की वजह से वो सिलेंडर बिना इस्तेमाल किए ही खुद ब खुद खत्म हो रहे हैं। कोविड केयर में ऑक्सीजन सिलेंडर से इमरजेंसी ड्रग्स और इक्विलाइजर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन ऐसा है कि मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे हैं, जो जम्बो जेट तो अच्छे हैं, लेकिन जो छोटे सिलेंडर्स हैं जो हर बेड पे लगाए गए हैं, उसमें से 80% की हालत खराब है और वो सारे लीक हैं। वो अगर इमरजेंसी में मरीज आता है तो रिप्लेस करते करते बहुत दिक्कत होती है। सिलेंडर का लीकेज है क्या? लीकेज है।
यूपी में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर बिहार यूपी के बॉर्डर पर बिहार पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पंचायती चुनाव मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर कैमूर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने निर्देश पर यहां पर NH2 और कैखरत चेकपोस्ट पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। आज 26 तारीख है, आज चुनाव यूपी में है, जिसके लेकर के सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा है, सभी गाड़ियों को घुमा दिया जा रहा है। सर कितने बजे से शुरू किया गया और कितने बजे खत्म होगा लगभग? 8 बजे से शुरू है और 4 बजे खत्म। तो सभी वाहनों की चेकिंग यहां पर की जा रही है, लगातार अभियान चलाया जा रहा है। यूपी में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर बिहार यूपी के बॉर्डर पर बिहार पुलिस काफी यहां पर अलर्ट नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पंचायती चुनाव मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर कैमूर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो रायबरेली के सलोन पुलिस ने पिछले साल हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। दरअसल पिछले साल 7 नवंबर को डाकघर में चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने हजारों की नकदी समेत जेवरात और 2 तमंचे भी बरामद किए। पकड़े गए तीनों आरोपी शातिर अपराधी हैं और इन पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक रायबरेली महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26/4/21 को थाना पुलिस सलोन की टीम के द्वारा 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें चोरी की घटना का अनावरण किया गया है और पुलिस मुठभेड़ भी हुई है। और इसके जो अभियुक्त हैं उन अभियुक्तों द्वारा एक घटना प्रतापगढ़ में कार्य की गई थी, जिसमें जो है 3 अभियुक्तों में से एक राकेश गुप्ता है, वो भी प्रतापगढ़ का रहने वाला है। दूसरा रज्जन सोनी है, ये भी प्रतापगढ़ जनपद का रहने वाला है। तीसरा गोविंद। तो कोरोना के कहर को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन को देखते हुए एक बार फिर से प्रवासी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल सफर कर अपने गंतव्य तक बुरे हाल में पहुंचे थे। उसको देखते हुए इस बार प्रवासी मजदूर अब भय में हैं और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार हम परेशानी नहीं झेल पाएंगे, इसीलिए पहले से ही सब यहाँ पलायन करके अपने घर वापस लौट रहे हैं। जतहरी तो काम करते थे। अच्छा, अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? घर जा रहे हैं। क्यों? अगले साल लॉकडाउन में फंसे थे ना बहुत लोग, खाना पीने के लिए दिक्कत होता था रास्ते में, और इसीलिए हम लोग सतर्क हो के जा रहे हैं घर की। इन साल भी हम लोग फंसे ना। कब तक पहुँचोगे घर आप लोग? फिर सुबह तक पहुँच जाएंगे सर। सुबह तक पहुँच जाएंगे? हाँ। अभी आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, कंपनी आपको रोकी होगी नहीं? रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी उनकी? नहीं, वो छुट्टी कर दिया कि जाओ, लॉकडाउन में कहाँ फंस के रहोगे यहाँ। अच्छा, कंपनी ने छुट्टी कर दिया है। हाँ। और कितने मजदूर हैं अभी कंपनी में? अभी करीबन 40-50 होंगे। वो कब तक जाएंगे? देख रहे हैं 1-2 तारीख के सभी निकल। हम सिंधरी गाँव किस्महा। हम पावर प्लांट में, हिंदुस्तान पावर प्लांट में काम करते थे और पिछले साल लॉकडाउन में फंसे थे बड़ोदरा में, और काम हम छोड़ के इसी वजह से जा रहे हैं। पहले पिछले साल लॉकडाउन में फंसे थे, बहुत परेशानी झेलना पड़ा था, इस वजह से हम लोग काम धंधा छोड़ के अपने गांव सोनभद्र जिला जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी सोनभद्र रेणुकूट। तो प्रवासियों का लगातार पलायन जारी है, लगातार अपने घर लौट रहे हैं। साथ ही साथ लोगों का ये कहना है कि पिछले साल जिस तरीके से परेशानियों का उन्होंने सामना करा है, इस बार उन तमाम परेशानियों से बचने के लिए अपने घर की तरफ वो रुख कर चुके हैं। लगातार प्रवासियों का यही कहना है कि पलायन करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, उनके बाद पलायन करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। चलिए इसके साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।